पंकज सर, ये आज का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो हमारे शो की थीम पर आधारित है, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी पर नितेश सारंगी जी पूछ रहे हैं यूट्यूब लाइव पर ही कि 2026 में वो 30,000 रुपए की सिप शुरू करना चाहते हैं। तो मुझे बताइए कि मुझे कौन से फंड्स लेने चाहिए अगर लॉन्ग टर्म का मैं नजरिया रखता हूं तो। क्या कहेंगे नितेश जी को 30,000 की सिप 2026 में ये स्टेप 1 लेने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए यदि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है और आप नए निवेशक हैं, तो शुरुआत में मेरा तो सजेशन ये होगा, एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। और फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड अच्छी चॉइस हो सकती है। साथ में एक मल्टी कैप फंड को आप ऐड कीजिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में ये गारंटी नहीं है कि हर वक्त पर आपको हर तरह का मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक्सपोजर मिलेगा। तो एक मल्टी कैप फंड भी ऐड कर लीजिए, और मल्टी कैप में निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं, या व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी कैप फंड ये भी शामिल किया जा सकता है। तो एक मल्टी कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड ये आप ऐड कीजिए। अब लॉन्ग टर्म की अपनी बात करूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम 5 साल का तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा ही। तो एक मिड कैप फंड को भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हैं, तो मिड कैप फंड भी आप एक शामिल कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में। और मिड कैप के लिए इन्वेस्को मिड कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसे कंसिडर किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई आपके इक्विटी पोर्टफोलियो की। मिड कैप मैंने अलग से बताया। मल्टी कैप के जरिए भी आपको लार्ज मिड स्मॉल में एक्सपोजर मिल रहा है, और साथ में आपको फ्लेक्सी कैप के जरिए सभी तरह के मार्केट कैप एक्सपोजर मिलेगा। अब क्योंकि बात हो रही है 30,000 रुपए की, तो मैं एक दो स्कीम और आपको बताता हूँ। एक स्कीम आप लार्ज कैप में रखिए, और लार्ज कैप में एक्टिव फंड मत रखिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप के जरिए आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा। बट एक पैसिव फंड, तो यहाँ पर आप एक निफ्टी 100 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो मतलब पैसिव लार्ज कैप फंड को शामिल कीजिए निफ्टी 100 में। एक्सिस निफ्टी 100 या आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 100 फंड कोई भी आप ले सकते हैं। तो एक इसमें आप निवेश कीजिए। और फिर जैसा हम सबको कह रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर भी आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, तो एक आप फंड मोतीलाल ओसवाल या एडलवाइस का गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास में अलग अलग स्ट्रेटेजीज और अलग अलग एसेट क्लासेस का एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। ओके, सो पंकज सर, एकदम अपनी बात पे स्टिक करते हुए कि एक्टिव और पैसिव दोनों होना चाहिए नितेश जी आपके पास। एक्टिव में फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और मिड कैप के कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा वर्कआउट कर सकता है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिएगा, ठीक है? एक साल में रिटर्न नहीं चेक करने लगेगा। अगला क्वेश्चन हम जितेंद्र जी का ले रहे हैं। सो जितेंद्र जी को हमने कॉल करने की भी कोशिश की, पर जितेंद्र जी आपसे बात नहीं हुई। आपका सवाल है हमारे पास, तो आपका सवाल हम रखते हैं पंकज जी के सामने। गोल है इनका 1 करोड़ जमा करना चाहते हैं 15 साल में, और जो मौजूदा पोर्टफोलियो क्या इन्हें 1 करोड़ तक ले जाएगा। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड 1,000 की सिप यहाँ पर कर रहे हैं जितेंद्र। आईसीआईसीआई प्रू के लार्ज कैप फंड में 1,500 रुपए की सिप कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 1,000 की सिप कर रहे हैं। निपॉन के लार्ज कैप में 500 रुपए की सिप चल रही है। बंधन के स्मॉल कैप में भी 500। आदित्य बिरला सन लाइफ के स्मॉल कैप फंड में 500। निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 500। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 500 और एसबीआई के मिड कैप में 500। साथ ही में इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप, इसमें भी 500। 11th स्कीम पर हम आ गए हैं, ठीक है? एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 500। जेएम का फ्लेक्सी कैप 500 रुपए की सिप। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप 500 रुपए की सिप। एसबीआई का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 500 रुपए की सिप। नावी निफ्टी इंडेक्स फंड 500 रुपए की सिप। पंकज, बहुत फ्रैगमेंटेड है, सब कुछ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा है। 10,000 की सिप के लिए ऑलमोस्ट इन्होंने 15 स्कीम्स लिए हैं ना, 15 के आसपास ही स्कीम्स है जितेंद्र जी की। हाँ, 15 स्कीम। 10,000 की सिप के लिए 15 स्कीम्स थोड़ा टू मच हो गया मुझे लग रहा है। देखिए 10,000 में 9,500 बन रहा है मेरे हिसाब से, और इसमें 15 स्कीम्स हैं, तो ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। और बात ये नहीं कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए मकसद क्या है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो ओवरऑल मार्केट के रिटर्न है उसको आप आउट परफॉर्म करना चाहते हैं। यदि पूरा ही मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो रिटर्न जो मार्केट के बनेंगे वही आपके बनेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ उसमें से जो टोटल मार्केट है उसमें से कुछ सिलेक्टेड ही आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, और वो रहेगा जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तभी आप कुछ मतलब अल्फा जनरेट कर पाएंगे, आप बेटर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो इसके लिए 15 स्कीम में निवेश करना मेरे हिसाब से
ये समझदारी वाली बात नहीं है। आपको स्कीम ज़रूर कम करनी चाहिए और मैं बताऊँगा आपको कैसे कम करें। पर उससे पहले प्रियंका जी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे नोटिस की। देखिए आपने कहा कि इनका जो टारगेट है उन्होंने कहा है वो है 1 करोड़ का 15 साल में। जी। अब मुझे पता नहीं कि लक्ष्य क्या है, किस लिए 1 करोड़ जुटाना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो हमेशा कहता हूँ कि जब लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो, तो महँगाई जो है उसका ख़्याल ज़रूर रखें और यहाँ पर यदि मैं 6% के एवरेज मतलब ये जो इन्फ्लेशन महँगाई दर है, उसे मैं मानकर चलूँ, तो 1 करोड़ की वैल्यू 15 साल के बाद आज के लगभग 45 लाख के आस-पास बचेगी। तो इसके लिए यदि आपको ये है कि भई आज के डेट में 45 लाख होता, तो काम चल जाता तब तो ठीक है। पर अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं आज की डेट में 1 करोड़ की जो वैल्यू है, उतना पैसा मेरे पास रहना चाहिए, तो यदि 6% का इन्फ्लेशन मानकर चलते हैं, तो 1 करोड़ के बराबर पैसे इकट्ठा करना है, तो वो होगा 2 करोड़ 40 लाख रुपए। तो यदि आज से 15 साल के बाद 2 करोड़ 40 लाख होगा, तो वो आज के 1 लाख के बराबर होगा। और यदि आज से 15 साल के बाद सिर्फ 1 करोड़ होगा, तो वो आज के सिर्फ 45 लाख के आस-पास होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअल ज़रूरत कितनी है आपकी। अब आते हैं एक चीज़ पर कि आपको यदि अचीव करना है, तो क्या करना है? तो अभी भी देखिए अगर आप कर भी रहे हैं मतलब अगर 1 करोड़ की बात भी करूँ नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्योरली 1 करोड़ रुपीज़ आफ्टर 15 इयर्स तो अगर जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे तो मतलब आपका इकट्ठा नहीं हो पाएगा। 15 साल में करीब 45 लाख बनेंगे और 10% से स्टेप अप करते हैं तो करीब 80 लाख के आस-पास बन पाएँगे। तो यदि 1 करोड़ इकट्ठा करना है 15 साल में तो 12,000 की एसआईपी और 10% से स्टेप अप आपको करना पड़ेगा। ये तो बेयर मिनिमम है सो दैट 1 करोड़ बन पाए। और यदि इन्फ्लेशन की बात करें तो और भी ज़्यादा आपको बढ़ाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं स्कीम्स की। आप कहाँ पर बदलाव करें, कैसे कटौती करें? 9,500 के लिए मैंने कुछ स्कीम सेलेक्ट की हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड ये सारे जो फंड हैं, आपके पोर्टफोलियो में से ही लिए हैं, उन्हीं में इन्वेस्ट करना है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, नॉट लार्ज एंड मिड कैप। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड इसमें 2,000 की एसआईपी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में अगेन 2,000 की एसआईपी, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में 2,000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 2,000 और बंधन स्मॉल कैप फंड में 1,500 पर मंथ की एसआईपी करके आप चल सकते हैं। तो मैंने स्कीम रिड्यूस कर दी है, ये हो गई टोटल 5 स्कीम जो आपके 15 में से मैंने सिलेक्ट की हैं और पूरे पैसे को डिवाइड कर दिया है और थोड़ा आप जितना बढ़ा सकें इन्हीं स्कीम में और बढ़ाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके तो मैसिव कट डाउन पंकज सर ने कर दिया 15 स्कीम से 5 पर ले आए उन्होंने रिपीट किए वो कौन सी स्कीम है तो उसका ख्याल रखिएगा जितेंद्र जी बहुत लॉस्ट हो रहा है आपका पोर्टफोलियो इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड करने की ज़रूरत है बेस्ट ऑफ लक निवेश करते रहिएगा देखिए गलतियां हो सकती हैं और गलतियों को सुधारने की हमेशा गुंजाइश रहती है तो वो कैसे सुधार करें आप अपने पोर्टफोलियो में पंकज सर ने आपको सजेस्ट कर दिया है उसे फॉलो कीजिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं चेतन जी का क्वेश्चन जो मुझे व्हाट्सएप पर आया था मैं पिक कर रही हूँ सो चेतन जी के क्वेश्चन में एक एम्बिग्यूटी मुझे नजर आई हम उन्हें कॉल कर रहे थे बात नहीं हो पाई उन्होंने जो स्कीम्स लिखे हैं और मुझे बताया टोटल अमाउंट बताया कि मैं इन सब में 50,000 कर रहा हूँ निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है तो मैं मान के चल रहा हूँ 50,000 को हम डिवाइड कर देंगे हर में आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस एडवांटेज फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ का पीएसयू इक्विटी फंड है एसबीआई का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है और एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड है 1 2 3 4 5 6 7 स्कीम्स हैं और इन टोटल इन्होंने कहा है कि मैं 50,000 की सिप इन सब में मिला जुला के कर रहा हूँ अगेन गोल इन्होंने लिखा कि 1 करोड़ के गोल पर पहुंचना चाहता हूं लेकिन चेतन जी आपने ये नहीं बताया कितने समय में क्योंकि अभी हमारे पास जितेंद्र जी का सवाल ले रहे थे उन्होंने भी ऐसे ही कह दिया कि मुझे भी 1 करोड़ चाहिए इन 15 ईयर्स तो वो थोड़ा एक मिसमैच यहाँ पे लग रहा था आपने लिखा है 50,000 की सिप कर रहा हूँ 1 करोड़ जुटाना है पर टाइम फ्रेम नहीं दिया है तो हम टाइम फ्रेम और इस 1 करोड़ के टारगेट पर तब क्लैरिटी से बात कर पाएंगे जब आप हमें बताएंगे अभी आपकी जो स्कीम्स हैं उस पर मैं पूछ लेती हूँ पंकज सर से निपॉन इंडिया का लार्ज कैप आईसीआईसीआई का बैफ आदित्य बिरला का पीएसयू इक्विटी फंड एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और एचडीएफसी का स्मॉल कैप ये कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है आपको सर देखिए इनके पोर्टफोलियो में सब कुछ है लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप लेकिन दो फंड्स पर मेरी राय ये है पहला तो है ईएलएसएस फंड जो आपने लिया है क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मोस्टली आपके जो न्यू टैक्स रिजीम है वही सुटेबल रहेगी हालांकि पूरा मेरे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है पर मैं समझ सकता हूं
कि ये बहुत कम टैक्स पेयर्स होंगे जिनके लिए ओल्ड रिजिम बेटर हो सकती है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिजिम ही सुटेबल रहेगी। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में अपना आईटीआर फाइल करते हैं, वो आप किया है, तो आप ईएलएसएस फंड में अपनी एसआईपी रोक सकते हैं। उसके बजाय बाकी जो दूसरे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप आपके पास में है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है, बहुत लंबा नजरिया है तो मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, उसमें भी ऐड किया जा सकता है। तो आप ये देखें, और शॉर्ट टर्म है, यदि आपको 3 साल 4 साल, तो आपके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वेल्थ एडवांटेज फंड है, उसमें भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको ईएलएसएस में एसआईपी रोकने पर विचार करना चाहिए, कारण मैंने बताया आपको। दूसरी बात, आपके पास आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड है। ये फंड मुझे लगता है जब पीएसयू में बहुत अच्छी रैली थी तब आपने इंक्लूड किया होगा पोर्टफोलियो में, और अब शायद थोड़ा निराश भी आप होंगे। तो बेहतर होगा कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही रहें, और इस तरह के फंड में एसआईपी करने के बजाय, क्या होता है कि जिस वक्त पर आप देखते हैं कि किसी थीम में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद बन रही है, उस वक्त पर लमसम में इन्वेस्ट कर दें, और जब आपको लगे वो थीम प्ले आउट हो गई है, तो वहां से आप दूसरी थीम में मूव कर लें, तो वो अच्छा हो सकता है। पर लॉन्ग टर्म में निवेश करना है तो इस तरह के थीमेटिक फंड्स में निवेश करने के मुकाबले यदि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में करेंगे तो बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से पीएसयू फंड में भी एसआईपी रोकी जा सकती है, उसकी जगह पर बाकी दूसरे फंड्स हैं उसमें एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दें, नई स्कीम ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। तो 2 स्कीम में मैं एसआईपी रोकने का आपको सजेशन दे रहा हूं। बाकी सभी स्कीम अच्छी हैं यदि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप निवेश इनमें कर रहे हैं।